वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने प्लीडिंग ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट रूल्स को भी कवर किया था। और आज हम प्लेंट स्ट्रक्चर, मतलब जो प्लीडिंग है इसमें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आता है, तो आज हम इसका प्लेंट स्ट्रक्चर और प्लेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्लेंट के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है इस बारे में पढ़ेंगे। तो सीपीसी 1908 के प्लेंट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिविल सूट में प्लेंटिफ के केस का आधार यही बनता है। प्लेंट एसेंशियली रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू प्लेंटिफ फैक्ट्स, लीगल ग्राउंड और रिलीफ साउट, मतलब मांगी गई रिलीफ को बताते हुए कोर्ट को अप्रोच करता है। यह इम्पॉर्टेंट है कि प्लेंट एप्रोप्रिएट फॉर्मेट को फॉलो करे और इसमें सीपीसी के अनुसार इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी इंक्लूड हों। यहाँ प्लेंट का स्ट्रक्चर को पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है हेडिंग। प्लेंट को स्टार्ट, मतलब उसकी शुरुआत जहाँ पर हुई है उस कोर्ट को स्पेसिफाई करने वाले कोर्ट से है जहाँ प्लेंट फाइल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस इन अ कोर्ट ऑफ सिविल जज, और उसके बाद जो भी प्लेस है उसको उसके अंदर लिखा जाता है। जैसे इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज एट प्लेस, जो प्लेस होगी उसको वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और प्लेंट में जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट को क्लियरली मेंशन करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कॉज टाइटल। प्लेंट के कॉज टाइटल में ये पॉइंट्स इंक्लूड हैं। पहला आएगा इसमें नेम ऑफ कोर्ट, और उस कोर्ट का नाम इसके अंदर आएगा जिसमें प्लेंट फाइल किया जा रहा है। देन नेक्स्ट आएगा नेम ऑफ द पार्टीज। इसके अंदर फुल नेम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस आएंगे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ है तो उसका नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। डिफेंडेंट है नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। तो इस तरीके से उसके बारे में बताया जाता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ को अपना डिस्क्रिप्शन देना होगा जिसमें नाम, एज, ऑक्यूपेशन, फुल एड्रेस इंक्लूड है। इस तरह डिफेंडेंट का भी डिस्क्रिप्शन दिया जाना चाहिए। अगर मल्टीपल प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हैं तो ईच प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को अकॉर्डिंगली लिस्ट में किया जाना चाहिए, मतलब कि वो अपने लिस्ट के अनुसार अपना डिस्क्रिप्शन देंगे। देन नेक्स्ट आता है टाइटल ऑफ द सूट। टाइटल से यह पता चलना चाहिए कि सूट किस बारे में है, जैसे सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, और फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और आता है सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप। तो इस तरीके के टाइटल होना चाहिए जो कि क्लियरली पता चल सके कि किस बारे में इस सूट को डाला गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द प्लेंट। बॉडी ऑफ अ प्लेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें कई, मतलब सेवरल डिस्टिंक्ट और कई अलग अलग तरीके के सेक्शंस इंक्लूड होते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा ये बताया गया है। प्लेंट में क्लियरली रूप से ये बताना चाहिए कि कोर्ट का मैटर पर किस तरीके का जुरिडिक्शन है। प्लेंट को यह भी बताना चाहिए कि क्या केस में कोई लीगल डिसेबिलिटी इंक्लूड है, यदि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर है तो। देन नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फैक्ट ऑफ द केस, जिसमें मटेरियल फैक्ट्स आते हैं। इस पार्ट में प्लेंटिफ के क्लेम्स को इस्टेब्लिश करने के लिए एसेंशियल सभी, मतलब ऑल मटेरियल फैक्ट्स का क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अंदर इवेंट्स का लॉजिकल सीक्वेंस देने के लिए फैक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाना चाहिए। देन उसके बाद मटेरियल फैक्ट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन इंक्लूड होना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि सेट ऑफ फैक्ट्स जिसके द्वारा जो प्लेंटिफ है वो सूट फाइल करता है। देन उसके बाद आता है इसमें कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन के मतलब है कि उन फैक्ट से है जो प्लेंटिफ को लीगल एक्शन करने का राइट देते हैं। ये क्लियरली तरीके से बताना चाहिए कि कार्यवाही का कारण, मतलब कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ और फैक्ट रिलीफ के क्लेम को सपोर्ट कैसे करते हैं, और यह शो करना एसेंशियल है कि कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट के जुरिडिक्शन में हो। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जुरिडिक्शन। प्लेंटिफ को यह बताना होगा कि किस बेसिस पर कोर्ट को सूट की हियरिंग करने के लिए टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है। यह एक्सप्लिसिटली, मतलब कि क्लियरली रूप से बताया जाना चाहिए कि यह पर्टिकुलर कोर्ट केस पर विचार करने के लिए क्यों कॉम्पिटेंट है।
तो इस देन उसके बाद आता है आपका इसमें रिलीफ साउट का एक और पॉइंट आता है जिसमें मांगी गई राहत, जो भी प्लेंटिफ को राहत चाहिए या जो भी रिलीफ चाहिए उसके बारे में वो उसमें डिफाइन करेगा। प्लेंटिफ को क्लियरली रूप से उस रिलीफ को मेंशन करना चाहिए जो वह कोर्ट से मांग रहा है, जैसे रिकवरी ऑफ मनी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से उसे अपने जो भी रिलीफ है उसको उसमें मेंशन करना चाहिए। प्लेंट का यह पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह कोर्ट को उस रेमेडी के बारे में इन्फॉर्म करता है जिसमें प्लेंटिफ मांग कर रहा है। बॉडी ऑफ द प्लेंट में हमने 5 पॉइंट्स को पढ़ा, जिसमें इंट्रोडक्शन, फैक्ट ऑफ केस और कॉज ऑफ एक्शन, ज्यूरिडिक्शन, रिलीफ साउट, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ स्यूट, कोर्ट फी एंड ज्यूरिडिक्शन डिटरमाइनिंग करने के पर्पस से प्लेंट के सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्यूट के वैल्यूएशन को ज़रूर बताना चाहिए और एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग स्यूट का करेक्ट वैल्यूड किया जाना चाहिए और करेक्ट कोर्ट फी को पेड करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन। प्लेंट को वेरिफिकेशन क्लॉज के साथ एंड किया जाना चाहिए, जहां प्लेंटिफ या फैक्ट ऑफ केस से सिमिलर पर्सन प्लेंट में बताए गए फैक्ट्स का वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन में यह बताना चाहिए कि प्लेंटिफ के पर्सनल नॉलेज के आधार पर कौन से फैक्ट ट्रू हैं और कौन से फैक्ट रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हैं और जिन्हें ट्रू माना जाता है, मतलब उसको ट्रू बिलीव किया जाता है। इसके अंदर आता है एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल ऑफ वेरिफिकेशन, जैसे आई नेम ऑफ प्लेंटिफ, इसमें प्लेंटिफ का नेम आएगा। उसके बाद जो वो वेरीफाई कर रहा है, मतलब कि उसके द्वारा जो वेरीफाई किया गया है, पैरा 1 से 5 में बताए गए जो भी फैक्ट्स हैं उसकी नॉलेज के अनुसार ट्रू हैं। पैराग्राफ 6 में बताया गया जो फैक्ट्स है ऐसी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। तो इस तरीके से पैटर्न में वेरिफिकेशन को बताना चाहिए। वेरिफिकेशन का प्लेस और डेट बताई जानी चाहिए और प्लेंट पर प्लेंटिफ द्वारा साइन किए जाना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है वेरिफिकेशन। देन नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है एफिडेविट, अगर रिक्वायरमेंट है तो इन सर्टेन केसेस प्लेंट के साथ एफिडेविट देना रिक्वायर है, मतलब ज़रूरी है, ताकि यह सर्टिफाइड किया जा सके कि प्लेंटिफ को प्लेंट की कंटेंट ट्रू लगती है। देन नेक्स्ट इसमें आता है डॉक्यूमेंट अनेक्स्ड, अगर ज़रूरत है तो आप उसमें डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। प्लेंट के साथ केस को सपोर्ट करने वाले सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट, रिसिप्ट और कॉरस्पॉन्डेंस ये अटैच होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स दावे के लिए एविडेंस के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेयर फॉर रिलीफ। इन सेक्शन में एग्जैक्ट रिलीफ या रेमेडी स्पेसिफाई किया जाना चाहिए जिसे प्लेंटिफ कोर्ट से मांग रहा है, जैसे डिक्री फॉर स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, मतलब कि स्पेसिफिक सम ऑफ मनी के लिए डिक्री। बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट, फिर उसके बाद इंजंक्शन एंड रिस्ट्रेन ऑर्डर, देन उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से क्लियरिफाई होना चाहिए कि वो रिलीफ किसके लिए मांग रहा है। एंड उसके बाद प्लेंट में स्यूट पेंडिंग रहने के दौरान किसी इंटरिम रिलीफ और टेम्पररी इंजेक्शन के लिए प्रेयर भी इंक्लूड हो सकती है। देन इसके बाद इसमें हमने अभी जो है सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन बताया है कि किस तरीके से जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लेंट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसे दिखाएंगे। ये है स्ट्रक्चर और इसमें फर्स्ट जो है वो है इन अ कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न, जो भी प्लेस होगा वो इसके अंदर आएगा। जब आप इसे डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्लेंटिफ जो है उसका नेम, एज, उसका डिस्क्रिप्शन जो है नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। उसके बाद डिफेंडेंट नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। उसके बाद टाइटल आएगा, जैसे इसमें टाइटल दे रखा है स्यूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। और उसके बाद इसमें पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसके अंदर जो भी बॉडी ऑफ प्लेंट है वो बता रखा है, जैसे प्लेंटिफ जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा प्लेंटिफ अपने बारे में। उसके बाद डिफेंडेंट डिस्क्रिप्शन देगा। उसके बाद जो डेट है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने की वो उसे डिस्क्राइब करेगा,
कौन से फैक्ट्स पे वो एग्री हुए थे उस बारे में बात करेगा। और अगर डिफेंडेंट जो है वो अपने पार्ट से कॉन्ट्रैक्ट को फेल करता है तो वो फाइनेंशियल लॉस जो प्लेंटिफ को है उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। और कॉज ऑफ एक्शन कौन से डेट पे अराइज हुई और क्या डिफ़ॉल्ट पेमेंट हुआ इसके बारे में बात करेगा। देन 6 पॉइंट में इसमें आया ऑनरेबल जजेस जो है उनके पास जो ज्यूरिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो कॉज ऑफ एक्शन जो भी अराइज हुआ है उनकी टेरिटोरियल लिमिट्स के अकॉर्डिंग से डिस्क्राइब किया गया है। देन उसके बाद आता है प्रेयर। प्लेंटिफ जो है वो प्रे करेगा ऑनरेबल जज से कि वो उसकी डिक्री जो है सूट जो डिक्री है सूट है उसके लिए जजमेंट पास करे, उस फेवर में वो जजमेंट दे। और उसके बाद जो भी सम ऑफ मनी उसे डिफेंडेंट से चाहिए उसको वो दिलाए। उसके बाद अगर कोई एनी अदर रिलीफ होगी तो भी वो उसके अंदर डाल सकता है। उसके बाद प्लेस डेट। देन उसके बाद सिग्नेचर ऑफ प्लेंट और प्लीडर, जो भी प्लेंटिफ जो होगा या फिर उसका प्लीडर होगा तो उसके सिग्नेचर आएंगे। देन वेरिफिकेशन आएगा, वेरिफिकेशन में प्लेस और डेट आएगा। और जो भी आपकी नॉलेज में मतलब जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट्स है 1 से लेके 4 तक उसकी नॉलेज में है तो वो ट्रू है उस तरीके से वो वेरीफाई करेगा और अपना सिग्नेचर करेगा। उसके बाद लास्ट में इस स्ट्रक्चर के बेस पर जो प्लांट है वो प्रॉपरली तरीके से ड्राफ्ट की जाएगी और सीपीसी के अकॉर्डिंग जो भी ये रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, उसे क्लियरली होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है जो कि प्लांट का है। यहीं पर ही हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और इस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इस स्ट्रक्चर को आप अपने एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। और उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, मतलब रिटन स्टेटमेंट एंड एफिडेविट। इस टॉपिक के साथ अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।